हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। काफ़ी स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि सर अगर हम आईबीपीएस पीओ के या फिर एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के मॉक लगाते हैं। यहाँ पर हम बात करें प्रीलिम्स के मॉक की। तो अगर मान के चलते हैं कि किसी बच्चे ने टोटल 10 मॉक लगाए आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के, 10 मॉक में से 3 से 4 मॉक में उनका परसेंटाइल अच्छा आया, टॉपर्स वाला परसेंटाइल आया, यानी कि उनका परसेंटाइल 80 या 90 प्लस यहाँ पर आया होगा। लेकिन बाकी के जो मॉक होते हैं, 6 से 7 मॉक या 5 मॉक भी हो सकते हैं, यहाँ इनका परसेंटाइल ड्रॉप हो रहा है और ड्रॉप होके 50, 60, 70 इस रेंज में लाई करता है। अब इनको डाउट होता है कि क्या इनका एग्जाम क्वालिफाई होगा या इनका पोटेंशियल क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर 10 मॉक होते हैं और 3 से 4 मॉक में आपने 80 या 90 प्लस परसेंटाइल अचीव की है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परसेंटाइल की, यहाँ पर हम एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे, दोनों अलग चीजें होती है। एक्यूरेसी क्या होती है कि आपने इंग्लिश में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल 10 में से, और आपके सारे के सारे ठीक है, तो ये आपकी 100% एक्यूरेसी है। वहीं पे अगर 10 की जगह मान लेते हैं आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 10 में से, लेकिन यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन करेक्ट है वो 8 है 10 में से, तो ये आपकी 80% एक्यूरेसी है। समझ में आया? ऐसे ही परसेंटाइल जो होती है वो रैंक के अकॉर्डिंग होती है। अगर 1000 बच्चों ने कोई मॉक दिया और उसमें से आपकी जो रैंक है, क्योंकि रैंक लिखी होती है मॉक के ऊपर, और आपकी रैंक मान के चलते हैं 100 आई है 1000 में से, तो आप 90% बच्चों से आगे हो, 900 बच्चों से आगे हो आप, तो आपका 90 परसेंटाइल होता है। समझ आया? तो ऐसे परसेंटाइल और एक्यूरेसी डिफर करती है, दोनों सेम नहीं होती। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परसेंटाइल की, एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे। अगर आप कोई भी मॉक लगाते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, और सपोज कि उस मॉक को 30,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, और यहाँ पर जो आपकी रैंक आई है वो 3,000 आई है, तो आपकी जो परसेंटाइल है वो कितनी होगी? 90% परसेंटाइल होगी। अगर 3,000 की जगह आपकी रैंक यहाँ पर 300 आती है, तो आपकी 99 परसेंटाइल होती है। ठीक? तो हमेशा परसेंटाइल पे फोकस करना है मॉक के अंदर। अब अगर यहाँ पर आपका 50, 60, 70 की रेंज के बीच में बाकी के मॉक में परसेंटाइल आता है, तो सबसे पहली बात तो देखो, परेशान बिल्कुल नहीं होना, माइंड को रिलैक्स रखना है। अरे यहाँ पर जाके कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। वो क्या करनी है, ध्यान से सुनना हर एक चीज को। अभी देखो, 19th और 20th अक्टूबर को आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। अगर हम आज से काउंट करें या अगर हम कल से भी काउंट करते हैं 11 से लेकर 18 तक, तो ये आपके पास 8 डेज का टाइम है। अब इस 8 डेज में क्या करना है और कैसे परसेंटाइल को कांस्टेंट रखना है, कैसे अपने परसेंटाइल को इंक्रीज करना है। अब यहाँ पर दो कैटेगरी के बच्चे आते हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में वो बच्चे आते हैं कि जब वो 10 मॉक अटेम्प्ट करते हैं टोटल, तो इनमें से इनके 4 से 5 मॉक में 80 प्लस परसेंटाइल आ रहा है आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के मॉक में। 80 प्लस क्या आ रहा है, परसेंटाइल आ रहा है। ठीक है? और यहाँ पर बाकी के जो इनके मॉक होते हैं, 4 से 5 मॉक या 6 भी हो सकते हैं, यहाँ पर इनका परसेंटाइल की जो रेंज है वो 50 से लेकर 70 के बीच में आती है, कुछ भी आ सकती है। जो कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 10 मॉक लगाते हैं, तो 10 के 10 मॉक में इनका परसेंटाइल जो है वो 40 से लेकर 50, 55 या 60 मान लेते हैं, इसके बीच में लाई करता है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस किया है कि जो कैटेगरी ए के बच्चे हैं उनका जो पोटेंशियल है वो हाई है, क्योंकि उनका परसेंटाइल 80, 90, 95 कुछ भी आ रहा है, बेशक से वो 2, 3 या 4 मॉक में ही क्यों ना आ रहा हो, टोटल 10 मॉक में से। और यहाँ पर जो कैटेगरी बी के बच्चे हैं, इनको अपनी स्पीड को ज्यादा इनहेंस करना पड़ेगा कैटेगरी ए पे आने के लिए, तब जाके इनका परसेंटाइल 80, 90, 95 प्लस आना शुरू होगा। अब इन दोनों को कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है वो मैं बताऊंगा आपको 8 दिनों के अंदर। कुछ चीजें कॉमन है और वो आपको अप्लाई करना है, आज से कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैटेगरी ए के बच्चे हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कैटेगरी ए के बच्चों की, अब आप कौन सी कैटेगरी में वो आप देख लेना। तो अगर कैटेगरी ए के बच्चों का जो परसेंटाइल है वो कभी 80 आता है, कभी 90 आता है, 3, 4 मॉक में, 10 मॉक में से टोटल हम मान के चलते हैं एवरेज,
और बाकी 4 5 या 6 मॉक में उनका परसेंटाइल 50 60 70 कुछ भी आ सकते हैं इन बिटवीन। तो ऐसे में देखो, आप ये मत सोचो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क हटा दो। सबसे पहले तो आपका जो पोटेंशियल है वो अच्छा है, आप टॉपर्स में आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये जो बाकी के मॉक्स है ना, जहाँ का परसेंटाइल फ्लक्चुएट कर रहा है 50 60 70 कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो। क्या मिस्टेक कर रहे हो? तो मेनली दो तरह की मिस्टेक आप कर रहे हो। सबसे पहली चीज, आपकी स्पीड अच्छी है तभी आपका बाकी के मॉक में परसेंटाइल 80 90 आता है। लेकिन यहाँ पर जिस मॉक में आपका परसेंटाइल ड्रॉप हुआ है, ठीक है, जहां पर आपका परसेंटाइल ड्रॉप हुआ है वहां आप क्या कर रहे हो? आप अपनी स्पीड को स्लो कर देते हो। अब स्पीड स्लो करने के दो रीजन होते हैं। या आपने कोई गलत क्वेश्चन चूज कर लिया हो जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। आपने बना तो लिया उस क्वेश्चन को, लेकिन आपने बहुत टाइम लिया उसको बनाने में। तो ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, हमेशा फोकस पूरा रखना है, स्टेटमेंट्स को, इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए जाना है और एक बार में हिट करते हुए क्वेश्चन को बनाना है। सेकंड चीज जो आप मिस्टेक करते हो, और जो कि मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, उनका परसेंटाइल ड्रॉप होता है इसी वजह से होता है कि वो क्वेश्चन में जाके स्टक हो जाते हैं। अब देखो, स्टक होने के बाद भी दो जो तरीके होते हैं वो होते हैं। पहला कि आपने, मान के चलते हैं आप कोई पजल बना रहे हो, उस पजल में आपने 3 से 4 मिनट दिए और वो आपसे नहीं बनी, फिर आपने 2 3 मिनट और लगाए, या आपने सेम टाइम और इन्वेस्ट किया, और लगभग 6 से लेकर 8 मिनट में आपने वो पजल फिनिश कर ली। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, आपने बेशक से पजल बना ली हो लेकिन आप पीछे हो यहाँ पर। कैसे? क्योंकि वही पजल दूसरा बच्चा 3 से 4 मिनट में बना के चले जाएगा, तो आप उससे इतना ही टाइम पीछे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसने इस टाइम में दूसरी पजल भी बना ली तो वो आपसे 5 क्वेश्चन की लीड लेके आगे भाग जाएगा। तो सिलेक्शन के चांस इसके होंगे ना कि आपके होंगे। दूसरी मिस्टेक स्टक वाली, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पजल है, आपने वहां पर 3 से 4 मिनट टाइम दिया। ठीक। अब यहाँ पर टाइम देने के बाद आपने दोबारा से एक्स्ट्रा जो टाइम है 2 से 3 मिनट का वो दिया, फिर भी आपसे वो नहीं बनी। तो यहाँ पर आपका लगभग 6 से 7 मिनट वेस्ट हुआ, 8 भी हो सकता है। लेकिन आपके फेवर में कितने मार्क्स आए? 0 आए। एटलीस्ट इसके फेवर में 5 नंबर तो आए पजल के, लेकिन यहाँ तो आपके 0 आए। तो 6 7 मिनट वेस्ट करने के बाद भी आपके पास 0 नंबर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आप कंपटीशन में इनको compete कर पाओगे? बच्चों को जो इन 6 7 मिनट में 8 10 क्वेश्चन करके जा रहे हैं आगे, आप नहीं कर पाओगे, ये लाजमी है, दिख रहा है यहाँ पर। फिर भी अगर अपने आप से आप झूठ बोल रहे हो, तसल्ली दे रहे हो, तो वो फिर आपकी हेडेक है। तो ऐसे मिस्टेक मत करो, स्टक नहीं होना, ये बात ध्यान रखो। करना क्या है, कभी भी अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो तो कैसे उसको अवॉइड करना है? हमेशा 30 सेकेंड्स का रूल याद रखना। 30 सेकेंड्स का, हमने आरआरबी पीओ में 60 सेकेंड का रूल याद किया था, यहाँ पर 30 सेकेंड का रूल अप्लाई होता है। इसके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अच्छे से आई विल एक्सप्लेन। लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर मान लेते कोई पजल है, उस पजल की या फिर कैसलेट है, डी आई कुछ भी हो सकती है, या फिर नंबर सीरीज भी हो सकती है, अगर आपने उसकी स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लिया, स्टेप 1 क्या होता है कि आपने उसको नोट डाउन कर लिया। आप नोट डाउन करने के बाद आपने उसका पूरा जो ब्लूप्रिंट था वो फ्रेम कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर आपका लगभग, मान के चलते 2 मिनट का टाइम जाएगा मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। 2 मिनट का हम पजल की बात कर रहे हैं, या फिर कैसेट वगैरह हो सकता है। सेकंड चीज, अब आपने उसकी फ्रेमिंग करनी शुरू की, तो आपने उसका जो डायग्राम वगैरह था, ग्राफ था, वो बनाया। उसके बाद नाउ यू आर ट्राइंग टू फ्रेम दैट स्टेटमेंट जो आपने लिखी है। तो आपने लाइक तकरीबन 1 मिनट के आसपास यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट किया, और इसमें जितनी आपसे हो सकी आपने स्टेटमेंट्स फिट कर दी। अब स्टेप थर्ड जो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जहां पर बच्चे स्टक होते हैं, यहाँ आपको अवॉइड करना है। अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आती है या फिर कोई भी ऐसा स्टेज आता है उस फ्रेमिंग के दौरान जहां पर आप 30 सेकेंड्स तक समझ ही नहीं पा रहे कि अब मैं कौन सी स्टेटमेंट चूज करूं, या अब इसमें फ्रेमिंग क्या करूं मैं, तो वहां पर अगर आप 30 सेकेंड में उसको क्रैक कर पा रहे हो, आगे स्टेटमेंट फ्रेम कर पा रहे हो, तो उसको अटेम्प्ट करना है। अगर 30 सेकेंड्स तक नहीं कर पा रहे, आप उसको फ्रेम समझ नहीं पा रहे कि अब स्टेटमेंट क्या सेट करूं, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना, उसको स्किप करके भाग जाओ। अब यहाँ पर आपका लगभग 3 से 3.5 मिनट वेस्ट तो हुआ,
लेकिन आपने समझदारी दिखाई कि आप वहां से स्किप करके भाग गए उसको, ठीक है। और ये अमूमन पजल में ही होता है, तो इतना ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी है आप सभी को। और ये मिस्टेक जो है वो दोनों के लिए अप्लाई होती है, कैटेगरी ए बच्चों के लिए और कैटेगरी बी बच्चों के लिए, दोनों के लिए सेम चीज अप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अपने परसेंटाइल को कांस्टेंट कैसे रखना है, और दूसरा जो कैटेगरी बी के बच्चे थे उनको अपना परसेंटाइल बूस्टअप कैसे करना है 40-50 से 70-80 तक इन 8 हफ्तों में, 8 दिनों में, सॉरी। तो देखो, कैटेगरी ए के बच्चे जो है, अगर आपका परसेंटाइल फ्लक्चुएट कर रहा है, ड्रॉप हो रहा है 4, 5 या 6 मॉक में 10 में से, तो सबसे पहली चीज आपको ये है जो मैंने बताई थी, 30 सेकंड रूल अप्लाई करना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे स्टक होते हैं पजल वगैरह में, या फिर रोल नंबर सीरीज में, या फिर ब्लड रिलेशन में। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। और पजल तो आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो आप इन बिटवीन अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें स्टक नहीं होना, 30 सेकंड्स रूल याद रखना है। फिर आपका परसेंटाइल 50, 60, 70 से इंक्रीज होके 80 तक आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप मॉक लगाते हो तो स्पीड को मेंटेन किया करो और पूरा फोकस वहां पर बनाया करो। अगर आपका फोकस डाइवर्ट हुआ या फिर आपने मार्क्स को चेज करने में फोकस किया, काफी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही मॉक को अटेम्प्ट करने बैठते हैं या फिर मॉक अटेम्प्ट करने से पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमको 70 मार्क्स लेके आने, 60 मार्क्स लेके आने। ये गलती आप क्यों कर रहे हो? ये बचकाना हरकतें होती है, बच्चों वाली चीजें होती है, अवॉइड करो। आपका काम है मॉक को अटेम्प्ट करना। मॉक का लेवल क्या है वो आपको नहीं पता अभी, लेवल उसका इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप मॉक अटेम्प्ट करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते जाओ। अगर टफ है तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो क्वेश्चंस करने जो कि डुएबल है। अगर इजी या मॉडरेट है तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है, क्योंकि वहां पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, मार्क्स को कभी चेज नहीं करना, हमेशा अपनी स्पीड को मेंटेन करो फोकस के साथ, दैट्स इट। तो आपके परसेंटाइल फिर 10 में से 7-8 मॉक में आराम से 80 प्लस आना शुरू हो जाएगी इन 8 दिनों में। लेकिन डेली आपको 5 मैक्सिमम मॉक लगाने हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 5 मॉक लगाने हैं। लेकिन अगर मैं आइडियली बात करूं तो अगर आप 3 से 4 मॉक भी लगा रहे हो, 3 से 4 मॉक भी लगा रहे हो, ये मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी ए बच्चों की, और ये अगले 8 दिनों तक, 8 डेज तक, आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के, तो वो परफेक्ट रहेगा आपके लिए 3 से 4 मॉक, ठीक है। अगर ज्यादा लगाना है तो 5 मॉक तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अब कैटेगरी बी की बात करते हैं। तो कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्हों अब ये बच्चे कई टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है ये 4, 5, 6 साल से 7 साल से एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हो, बट स्टिल दे आर अनेबल टू क्वालिफाई एग्जाम्स, दे आर अनेबल टू फेच मैक्सिमम परसेंटाइल इन देयर मॉक्स। वो बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी जस्ट अपना सिलेबस फिनिश किया है 6 महीने 1 साल पहले, अभी न्यू भी है, फ्रेशर है, और इनका भी परसेंटाइल 40-50 के आसपास आ रहा है। तो देखो, आप सभी को अगले 8 डेज तक डेली के 6-7 मॉक लगाने हैं, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स या फिर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के। अब ये 6-7 मॉक टफ तो है, लेकिन कोई दूसरा अल्टरनेट है नहीं ना, तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरी 2 बातें ध्यान रखना, कैटेगरी बी के बच्चे, अपनी स्पीड को मेंटेन रखना हर एक मॉक के अंदर, टाइम खराब नहीं करना। और अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो तो 30 सेकंड्स रूल याद रखना मेरा हमेशा। अगर फ्रेमिंग कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्रैक कर पा रहे हो कोड को कि 30 सेकंड्स में क्या फ्रेम करना है, तो उसको अटेम्प्ट करो। अगर नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो उसको, आगे भाग जाओ। और हमेशा रीजनिंग और क्वांट में मिसलिनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फालतू के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, उन पे जंप नहीं करना पहले। सेकेंड चीज, अपना माइंड काम रखना है आपको। जब आप पैनिक हो जाते हो तो आप अपना पोटेंशियल हाफ कर देते हो, 50% कर देते हो, ऐसा होता है और एग्जाम में भी होगा। तो बस ये दोनों चीजें रखना, एक अपना दिमाग शांत रखना, ठंडा रखना एकदम, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इतना नंबर लेके आना है, नहीं, वो कंसर्न छोड़ दो। जब मॉक के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करोगे ऑटोमेटिकली आपका परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा। स्पीड पे ध्यान दो, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पीड अच्छी होगी तो आपका परसेंटाइल 40 से जंप करके 70-75 भी बहुत आराम से आ जाएगा 8 डेज के अंदर। अगर इस पे फोकस नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। तो 6-7 मॉक आपको डेली के लगाने हैं। और कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों बच्चों को साथ में करंट अफेयर्स भी लेके चलना है, ये याद रखना, इसको मिस मत करना। और एक नोट है आप सभी के लिए, जिन बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में एडमिशन लिया है राइट अप्रोच के,
अब अगर जिनको नहीं पता कि ये ग्रुप कौन सा है, तो देखो बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को और एसबीआई पीओ को। तो इसमें हम ऐसे और लेटर दोनों पे टारगेट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव कोर्स जो है वो हमारे राइट अप्रोच एप्लीकेशन पे है, जाके आप चेक कर लेना। उसका लिंक कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो और वेबसाइट के थ्रू भी आप परचेज कर सकते हो। इसकी फीस 499 है। इसमें कुछ वीडियोस भी आएगी, 4 5 6 कुछ भी आ सकती है, जितनी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगी। और साथ में टारगेट ग्रुप है जहां पर प्रैक्टिस होगी, जहां पर टारगेट्स दिए जाएंगे ऐसे और लेटर के, क्योंकि बिना इंग्लिश के, बिना डिस्क्रिप्टिव के आईबीपीएस और एसबीआई क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मेंस में लीड भी जनरेट करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है डिस्क्रिप्टिव ग्रुप के अंदर, तो अभी हम शुरू करने वाले टारगेट्स, तो वो आप फॉलो करना शुरू करना जल्द से जल्द, एंड उस पर स्टिक रहना। बाकी उसकी जो पूरी प्लानिंग है, स्केड्यूल है, वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आप सभी को। और एडमिशन के बाद जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, तो आपको जो डिटेल्स है अपनी, वो ईमेल आईडी पे सेंड करनी है। वो सब डिटेल्स जब आप राइट अप्रोच ऐप पे जाओगे, तो वहां पर जो डिस्क्रिप्टिव ग्रुप है, जो कोर्स है, उसके डिस्क्रिप्शन में पूरी लाइक डिटेल्स है कि आपको नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, स्क्रीनशॉट सब सेंड करना है ईमेल आईडी पे। फिर वहां से आपको लिंक आएगा और वहां आपको ज्वाइन करना है। फिर आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाओगे, टीम आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगी। तो ये इतना ध्यान रखना कि आप दोनों कैटेगरी के बच्चों को मॉक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी याद करना है, रिवाइज भी करना है। करीबन 1.5 से लेकर और 3 घंटे तक टाइम इसको भी दो साथ साथ, राइट। अब यहाँ पर कुछ और बातें जो कि आप सभी के काम आने वाली है। तो ये तो बात है इंग्लिश की, रीजनिंग और क्वांट की। अब हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो देखो इंग्लिश सेक्शन ऐसा है कि मैक्सिमम बच्चे से डरते हैं आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, प्रीलिम्स या मेंस कुछ भी हो गया हो। देखो इंग्लिश में कभी आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन या अचीव नहीं कर पाओगे हर एक मॉक के अंदर, जो पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, रीजनिंग और क्वांट में आप सभी को कोशिश करना है कि आपको 90% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। कितनी? 90% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। लेकिन इंग्लिश के अंदर आपको 70% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। इतना ध्यान रखना, दोनों अलग चीजें हैं। इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन वोकैब वाला हो, चाहे वो आरसी का हो, क्लोज टेस्ट का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो, अगर नहीं आता तो उसको अटेम्प्ट मत करना, रिस्क मत लेना। फन्ने खा नहीं बनना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। दूसरा, अगर पैराजम्बल में आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सीक्वेंस बन रहा है, अब ये पैराजम्बल हो सकता है 5 क्वेश्चन आए डायरेक्टली PQRS वाले, या फिर एक एक क्वेश्चन जो आता है ना इंडिविजुअल ABCD, वो भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पर आप श्योर नहीं हो तो इसको भी अटेम्प्ट मत करना। अगर 5 क्वेश्चन वाले पैराजम्बल आते हैं, PQRST आपको एक पूरा लाइक पैराग्राफ दिया हुआ है जम्बल्ड फॉर्म में, तो उसका आप फर्स्ट सेंटेंस फिगर आउट करके उसको मार्क कर दो और आगे भाग जाओ। इंग्लिश में काफी बच्चे क्या करते हैं कि 30 क्वेश्चन करने का टारगेट करते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और यही एग्जामिनर चाहता है। आपको ऐसा नहीं करना। 30 क्वेश्चन में से यू हैव टू फोकस कि आपको 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 20+ में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, 70% तो होनी ही चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि आपने अगर 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो जो आपके नंबर है वो 16-17 आने चाहिए। इतने नंबर सफिशियंट रहेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आपका बहुत अच्छे मार्क्स से। एंड मेंस के लिए आगे बताऊंगा मैं। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, अगर इंग्लिश में कोई भी ग्रामर वाला क्वेश्चन आता है और उसमें आप सर्टेन नहीं हो, कंफ्यूज हो, तो उसको भी अटेम्प्ट मत करना। कहने का मतलब ये है कि 30 क्वेश्चन में से 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपके नंबर काटने वाला है। यहाँ पर आपको अटेंटिव रहना है। हमेशा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहां पर अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी मांग रहा है, जैसे आरसी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, पैराजम्बल जो वर्ड्स आते हैं ना, वर्ड रिप्लेसमेंट वाले जो आते हैं, जिसमें 4 वर्ड रहते हैं एक सेंटेंस के अंदर वैसे, या फिर मैच द कॉलम वाले वर्ड्स आते हैं, उनको हमेशा अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये तो बात है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए अभी 8 दिनों में अलग से कुछ नहीं करना, बस मॉक पे फोकस करो, सफिशिएंट है। आगे जब IBPS PO का एग्जाम आएगा, SBI क्लर्क का एग्जाम आएगा, उसके लिए आई विल टेल इन डिटेल इंग्लिश में क्या करना है। एंड उसके बाद अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में।
देखो करंट अफेयर्स अभी हमने कवर नहीं किया, कुछ बैकलॉग भी है हमारा, बट उसमें आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स कवर नहीं करते तो इतना परेशानी की बात है नहीं। हमारा करंट अफेयर्स 12, 13, 10 वीडियो में मंथली कवर हो जाता है। तो अभी हम शुरू करने वाले लेक्चर हमारे करंट अफेयर्स के, जिसमें हम जुलाई अगस्त के कुछ लेक्चर है वो फिनिश करेंगे सबसे पहले, फिर हम सितंबर पे स्विच करेंगे, एंड देन हम अक्टूबर पे स्विच करेंगे। तो सितंबर का जो करंट अफेयर्स है, मंथली कंपाइलेशन जो उसकी नोट्स पीडीएफ है, जुलाई अगस्त की अभी हम 2 से 3 दिन में सेंड कर देंगे। उसके बाद सितंबर मंथ की करीबन 22-23 अक्टूबर तक आ जाएगी, एंड अक्टूबर लास्ट तक यानी कि 31 अक्टूबर तक हम अक्टूबर सेकेंड वीक तक भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा। बस आप सभी को लेक्चर के साथ साथ नोट्स याद करने हैं, ये बात ध्यान रखना, और साथ में लेक्चर्स भी देखने हैं, समझने भी हैं। और करंट अफेयर्स के डेटा अमाउंट रैंकिंग कैसे याद करना है, तो गोट नाम से एक वीडियो है, GOAT, करंट अफेयर्स के लिए सेल्फ फियर, तो वो जाके देख लेना, वहां पर आई टोल्ड इन डिटेल कि कैसे आपको करंट अफेयर्स याद करना है। ये जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाके जो हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स जो हमारी ऐप पे है वो हम पूरी कवर करेंगे। और ये गवर्नमेंट स्कीम जो न्यूज में है वो नहीं है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक है, काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आपको तो गवर्नमेंट स्कीम्स लेक्चर में ले लेनी चाहिए। देखो लेक्चर में तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, आप अगर लेक्चर फॉलो फॉलो कर रहे हो तो एक बात बताओ, अप्रैल से लेकर अगस्त तक की जो हमने अभी फिनिश की है लेक्चर्स वगैरह नेशनल के, उसमें गवर्नमेंट स्कीम नहीं है क्या? सारी है उसके अंदर जो न्यूज में है। यहाँ पर हम वो गवर्नमेंट स्कीम पूरा कवर कर रहे हैं जो स्टैटिक है, जो न्यूज में नहीं है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे गवर्नमेंट स्कीम का सेकंड या थर्ड लेक्चर जो मैंने करवाया था वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का करवाया था, और वही क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस में आ गया। देखो, तो ये स्टैटिक स्कीम है, तो ये न्यूज में भी रही थी एक दो बार, मैंने वहां भी पढ़ाया था, लेकिन इन डेप्थ जाके और ज्यादा मैंने गवर्नमेंट स्कीम लेक्चर में करवाया था। साथ में डिस्क्रिप्टिव का भी कोर्स शुरू होने वाला है, तो वो भी आप सब परचेज कर सकते हो। 499 फीस है, इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। जो इस कोर्स का फायदा उठा लेगा, मेरी बातों को सीरियसली फॉलो करेगा, उसके डिस्क्रिप्टिव में आराम से 70 to 80% मार्क्स आएंगे। बेशक से आपकी इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब अच्छी ना हो, कोई इशू नहीं है। इसकी कुछ टेक्निक्स होती है जो कि मैं बताऊंगा, आप सभी को फॉलो करनी है, फिर आपको अच्छे नंबर यहाँ पर ऐसे और लेटर में मिल जाएंगे, IBPS PO और SBIPO दोनों एग्जामिनेशन में। साथ में जो राइट अप्रोच की करंट अफेयर्स की क्विजीज है वो भी आप परचेज कर सकते हो राइट अप्रोच ऐप पे जाके, काफी हेल्पफुल है, वो हाई लेवल क्विजीज है, और वहां से काफी क्वेश्चन आरआरबी पीओ में और आरआरबी क्लर्क में आए हुए हैं मेंस में करंट अफेयर्स के, तो जाके उसका भी फायदा उठा लो आप। एंड चौथा क्या रह गया, हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स रह गए, जो कि मैंने बता दिया आप सभी को कि हम अभी जुलाई अगस्त फिनिश करने वाले लेक्चर, फिर हम सितंबर का कंपाइलेशन जो है मंथली वाला वो 22, 23 या 24 मान लो अक्टूबर तक सेंड कर देंगे आप सभी को, एंड अक्टूबर 31 तक हम अक्टूबर सेकेंड वीक भी फिनिश कर देंगे। तो बस आप सब मेंटली रेडी रहो कवर करने के लिए, और मैंने बता दिया कि आपको आपका परसेंटाइल कैसे बूस्टअप करना है। जाते जाते एक लास्ट टिप है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपका एग्जाम एकदम क्लोज आता है तो काफी बच्चे ना एंशियस हो जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं कि अब 7 दिन है, 8 दिन है, कैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा, तो वो उस नर्वसनेस के चलते, डर के चलते मेहनत कर ही नहीं पाते, फोकस बना ही नहीं पाते। देखो आपको डर किस बात का है? जब तक आपने फाइट की ही नहीं तो डर क्यों रहे हो? पहले जाके फाइट तो करो, अपना बेस्ट तो दो। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनके मॉक में 40-50 परसेंटाइल आते हैं और वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, IBPS PO के प्रीलिम्स। और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनका परसेंटाइल 70-80 आता है वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक शांत दिमाग, एक काम माइंड सबसे खतरनाक चीज होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि मॉक करते टाइम भी दिमाग को शांत रखना है, फोकस बनाना है क्वेश्चन पे सेक्शन वाइज। ये मत सोचो कि 1 घंटे का टेस्ट है, पता नहीं इंग्लिश कैसा आएगा, रीजनिंग कैसा आएगा, क्वांट कैसा आएगा, वो सब आपका कंसर्न है ही नहीं। आपका जो मेनली जो आपको काम दिया गया है कि भाई जैसे जैसे सेक्शन सामने आते रहेंगे, अगर इंग्लिश है तो पहले उसको फिनिश करो, फिर वो स्विच हो जाएगा अगले सेक्शन पे, रीजनिंग पे, फिर क्वांट पे। तो आपको हर 20-20 मिनट के स्विच पे सेक्शन वाइज फोकस करना है और वहां पर अपना बेस्ट दे के आना है। और ये 8 दिन आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, मेरी बात मान लो।
मैंने बच्चों को देखा है जो 40-50 परसेंटाइल से इंक्रीज करके 70-75-80 तक ले आते हैं परसेंटाइल। बस बशर्ते जो मैंने बताया आप सभी को कैटेगरी ए वालों के लिए और कैटेगरी बी वालों के लिए, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं किया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कैटेगरी ए के बच्चों को 3 से 4 मॉक लगाने हैं डेली के, और कैटेगरी बी के बच्चों को अगले 8 दिन तक 6 से 7 मॉक लगाने हैं। 6 से कम नहीं हो सकता किसी हालत में, 7-8 हो सकता है, लेकिन 6 तो करने ही करने हैं। और हाँ, एक चीज और जो मैं मिस कर गया, आप सभी को हर एक मॉक का एनालिसिस के लिए मैक्सिमम 20 से 30 मिनट का टाइम देना है। हर एक मॉक का आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ के लिए 20 से 30 मिनट का टाइम देना है। इससे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना एनालिसिस पे। एनालिसिस में सिर्फ 2 चीजें करनी है, और तीसरी चीज बिल्कुल नहीं करनी। वो क्या मैं बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपसे रोंग हो गए वो जाके एनालाइज करो कि रोंग क्यों हुए, क्या सिली मिस्टेक हुई या आपने क्या मिस्टेक कर दी। प्लस दूसरा, जहां पर आप स्टक हुए, आपका टाइम वेस्ट हुआ, अब टाइम वेस्ट होने के बाद या तो आपने क्वेश्चन बना लिया या फिर नहीं बनाया, तो दोनों ही केस में जाके उसको एनालाइज करो कि कहाँ मिस्टेक हुई, स्टक क्यों हुए। बाकी जो क्वेश्चन रेस्ट आप नहीं देख पाते, टच नहीं कर पाते, उनको स्किप कर दो। वो प्रैक्टिस में आता है, वो कभी एनालिसिस एनालिसिस का पार्ट रहा ही नहीं है। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। ये प्रैक्टिस का पार्ट आता है। मान के चलते हैं कि देखो 100 क्वेश्चन है आईबीपीएस के या फिर एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के मॉक में। अब 100 क्वेश्चन में से आपने टोटल जो मॉक के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हर एक सेक्शन को मिला के, वो आपने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब बाकी के जो 35 क्वेश्चन है, अब बच्चे इन पे लग जाते हैं। ये क्यों कर रहे हो आप? ये तो प्रैक्टिस में आ गया ना। प्रैक्टिस तो आप ऑलरेडी मॉक के अंदर कर ही रहे हो। इससे आप ऐसा क्या अचीव कर लोगे? जब आपका एग्जाम हो जाएगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का, तो जो एसबीआई पीओ के लिए टाइम होगा ना, उस टाइम कर लेना प्रैक्टिस। अभी मत करो। अभी आपको फोकस करना है अपनी स्पीड को इनहेंस करने पे, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने पे, और स्टक नहीं होना, इस बात का भी ध्यान रखना है। बस इन 3 चीजों पे आपको फोकस करना है अभी। और बाकी दूसरे बच्चों के स्कोर देख के डिमोटिवेट फील नहीं करना कि उसका तो 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आ रहा है, मेरा 40-50 परसेंटाइल ही आ रहा है, वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, मेरे कहाँ बस की बात है। आप अपने पोटेंशियल को, अपने आप को जज क्यों कर रहे हो? आप पूरा फोकस एफर्ट पे करो। एफर्ट पे फोकस करोगे तो उसका आउटकम भी सर्टेनली अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर आप फोकस करोगे फियर पे, तो आपका आउटकम आएगा ही नहीं, आप कितना ही बेस्ट कर लो, क्योंकि फियर वो चीज होती है। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एफर्ट पे फोकस करो। जो मैंने चीजें बताई है उस पे फोकस करो। अलग से अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इतना है भी नहीं। तो अच्छे से मेरी बातों को फॉलो करके सिलेक्शन ले लो जल्द से जल्द। और उसके बाद अभी हम आईबीपीएस पीओ मेंस की भी स्ट्रेटजी लेके आने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस की, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को काफी बच्चों का आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है। जब वो फिनिश हो जाता है तो फिर हम 1-2 दिन में उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस की स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आते हैं, और साथ में एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आते हैं, और साथ में एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की और मेंस की वीडियो भी लेके आते हैं। अभी सभी वीडियो आएगी बैक टू बैक, बस रेडी रहो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करो जिनको उसकी नीड है, जरूरत है। और आप सबका सपोर्ट प्यार बहुत जरूरी है हमेशा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी, और कैसे अप्लाई करना है, क्या फॉलो करना है, मिस्टेक्स क्या कर रहे हो आप, उनको प्रिवेंट करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।